क्या रियल नंबर पहला चैप्टर है और हम आपको एनसीईआरटी पैटर्न्स पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हमारे टॉपिक्स पहले क्या क्या हैं। पहले हम देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले एक सीक्वेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीक्वेंस नहीं बनाते हैं तो आप जो है भ्रमित हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो हम देखते हैं, खोज के निकालेंगे कि आपको अध्याय 1 में पढ़ना क्या है। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बस इतनी सी चीज़ें पढ़नी है। पहला चीज़ आपको हम सब समझाएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। दूसरी बात आपको पढ़ना है कि एलसीएम और एससीएम, ये सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ के आए हैं, कोई ज़्यादा बड़ी और बहुत कठिन चीज़ नहीं है। तो और इसके बाद आप देखेंगे आपको ये एक नया चीज़ पढ़ने को मिलेगा, यूक्लिड का विभाजन। ये एक न्यू टॉपिक है जो अभी तक आप नहीं पढ़े थे। शांत और अशांत दशमलव, ये तो कक्षा 5 से पढ़ाया जाता है बच्चों, छोटा छोटा बच्चे जानते हैं। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। #1 ये हमारा स्टाइल है किसी टॉपिक को स्टार्ट करने का। #1 पहली बात हमने कही थी कि वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो वास्तविक संख्या हमने लिखा रखा है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं या रियल नंबर कहते हैं, ऐसा ही कहिए। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। अब देखिए इसके कितने भाग टूटते हैं। पहले हमने कहा ना कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह या समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या हमने बताया है, चाहे आप पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आपको ये पता होगा, या पिछले 9th में आप पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए और जहां q ≠ 0 हो, वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए, जो p/q के रूप में न लिखी जा सके, तो ध्यान देंगे जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, या सीधी सी बात कही जाए तो करड़ी में अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ठीक है, इन रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो हमने क्या कहा कि करड़ी में अभाज्य संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्यों करड़ी में 4 को कह दे, तो नहीं कह सकते क्योंकि इसका रूट 2 होता है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। जहाँ 1 जो है 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो गया। अब परिमेय संख्या दो चीज़ों में टूटती हैं। फिर एक होता है पूर्णांक, जिसे इंटीजर कहते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट से लेते लेते 0 तक आता है, फिर 0 से लेते लेते प्लस इनफाइनाइट तक चला जाता है। इसके बाद टूटता है भिन्न यानी फैक्टर। फैक्टर में क्या लिख सकते हैं आप, 1/2, 2/3, 4/8, कुछ भी, ये फैक्टर हैं आपके भिन्न, ठीक है। अब जो इंटीजर है आपके पूर्णांक हैं, वो 3 चीज़ों में टूटते हैं। एक धन पूर्णांक, फिर शून्य, फिर ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, शून्य एंड ऋण पूर्णांक। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑल लाइक दैट इनफाइनाइट तक। शून्य का मतलब 0 आपको पता ही है क्या होता है, न ये पॉजिटिव होता है और न ही ये निगेटिव होता है। अब आते हैं ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या होता है बच्चों, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही ये करता हुआ कहाँ तक बढ़ जाएगा, एंड सो ऑल माइनस इनफाइनाइटली मेनी तक। तो हमने इस बात को समझ लिया कि वास्तविक संख्या क्या है। अब चलिए आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताते हैं। तो आइए बच्चों, दूसरा देखते हैं, एलसीएम। एलसीएम के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। परिभाषा भी हमने लिख दी है, बहुत छोटी सी है। क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या जो a तथा b दोनों से विभाजित हो सके। तो ध्यान देंगे, a तथा b मतलब एक कोई संख्या ले लें, दो अपनी इच्छा के अनुसार ले लीजिए, कोई आपको जो है परेशान नहीं करेगा। 6, 4, 2 ठो ले लिए।
अब एलसीएम निकालने का ये गुणनखंड मेथड है। तो चलिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम 3। अब दोनों तरफ 1 आ गया। ऐसे ही तो एलसीएम निकालते थे बचपन में, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूना 4, 4 इंटू 3, यानी फिर इसको अगर आप इंटू कर देंगे तो ये 12 हो गया। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 6 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। आप 6 से 12 में डिवाइड करेंगे 2 बार में, ओके, एंड आप 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, खत्म हो गया। तो हमने तो यही परिभाषा लिखी ना, वह छोटी से छोटी संख्या। अब इससे कोई छोटी संख्या आपके पास है ही नहीं जो 6 और 4 दोनों से डिवाइड हो सके। इससे छोटी संख्या में ज़रा चलिए 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही सारी संख्या है ना। अब इन सबों में से कोई एक उठा के बताइए तो ज़रा, जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। अब कहेंगे सर जी 6, कितने बच्चे कहेंगे 6, तो 6 से तो 6 डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, लेकिन 6 से हमको वो संख्या चाहिए जो 6 के अंदर आए। 6 तो अपने आप से डिवाइड तो होगा ही, ये तो एक प्राइम नंबर बताता ही है कि हर एक प्राइम नंबर 1 एंड स्वयं से डिविजिबल होता है, तो वो चीज़ हमको नहीं चाहिए थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए ये बात समझ गए होंगे एलसीएम। जरा कुछ सवाल देख लेते हैं। तो आइए सवाल से पहले हम एचसीएफ को भी जान लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से स्पष्ट हो जा रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए तथा बी दोनों को विभाजित करे, ठीक है, कर सके या करे। तो क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो दोनों संख्याओं को क्या कर लिया जाए, विभाजित कर लिया जाए। जैसे अगर आप 20 और 40 ले लेते हैं तो इसका अभी तक मौसा आप कुछ इसी प्रकार से निकाल रहे थे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या से डिवाइड कर देते थे। अच्छा ऐसा मत लिखिए, 50 लिखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। 50 लिखे नहीं जाएगा, 2 बार में ले जाइए, 40 हुआ, 10 बचा। अब 10 से फिर किसको डिवाइड करते थे, 20 को, कितने बार में, 2 बार में, तो कट गया। यानी यहाँ अगर हम क्या लिखते थे बचपन में, मौसा इज इक्वल टू 10। ये बात क्लियर है? ये तो सब बचपन की बात है, मतलब इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे 10, क्योंकि 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए है कि 10 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद आप कोई भी बड़ी संख्या उठा के लाइए और जिससे ये दोनों डिवाइड होते हो हमको दिखाइए, होगा ही नहीं। अगर होगा तो हम मैथ पढ़ाना छोड़ देंगे, गारंटी नहीं है। तो चलिए ये बात समझ गए होंगे। तो अब इसी पे कुछ सवाल जो है, लेकिन इसी पे सवाल हम देखेंगे कुछ, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन भी आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले इन दोनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशन भी बता देते हैं। रिलेशन क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। हिंदी में लिखा जाए तो ल स गुणे म स इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर हम आपको यहाँ से कहा जाए मौसा ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लस। अगर लस ज्ञात करना हो तो फार्मूला हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मस। ये दो फार्मूला यहाँ देख लीजिए। अगर पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो
मस गुणे लस बटे दूसरी संख्या या दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, मस गुणे लस बटे पहली संख्या। तो ये रिलेशन होते हैं मस इंटू लस इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या में। इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम बताएंगे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय और इसी के साथ जो है सवालों के ऊपर चला जाएगा। तो आइए बच्चों, हमने एलसीएम और एचसीएम जान लिया और इससे संबंध जितने बनते हैं वो सारी चीज़ें जान ली। अब देखिए एचसीएफ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कहा कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करने से पहले सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात कि ये देखते हैं कि दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है। तो जाहिर सी बात है 1656 छोटा है 4025 से। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 4025 में भाग देंगे 1656 से। तो कितनी बार में जाएगा, ध्यान देंगे 16 दूना 32, 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा। अगर इसमें आप 2 का गुणा करते हैं तो ये हो गया 33 बार। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ 317। अब इससे आप भाग देंगे इसमें 1656 में। अब ये कितने 7 दूना 14, 2 बार में ही जाएगा ये भी। तो ये हो जाएगा 14 26, 13 दूना 26 और 7 दूना 14, 2 बार में गया तो 14 26 0 3 2। देखिए 230 जो हमारा बचा, अब उससे हम भाग देंगे 713 में। तो कितने बार में जाएगा बच्चों, 3 बार में। 690 घटाइए 3, 11 में से 9 घटाएंगे और ये। इसके बाद हम भाग देंगे 230 में। अब ध्यान देंगे सीधी सी बात है, ये देख रहा होगा कि 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो 23 है। क्लियर है। ये नियम आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, जान रहे होंगे। इसी नियम को यूक्लिड भाई साहब ने किस प्रकार से दिखाया है ये हम आपको दिखाते हैं। चौथा टॉपिक से ही पढ़ लेते हैं। तो इसी के आधार पर हमने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन देखना है। तो ध्यान देंगे यूक्लिड विभाजन भाई साहब ने क्या कहा। यूक्लिड विभाजन भाई साहब ने ये कहा कि इसको हम एक श्रृंखला के नियम से लिखना की कोशिश करेंगे और जो है इसमें जो है और अच्छे ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ किया नहीं यूक्लिड भाई साहब ने, इसी नियम को बस सीधा सीधा आप ये बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी पे तोड़ना शुरू किया। जैसे ध्यान देंगे भाज्य आपका कितना था 40-25, इसको हमने भाग किससे, भाजक यानी हमारे कितने थे 1656 यही थे। अब देखिए हम इसको 2 बार में भाग दिए थे ना, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना शेषफल रह जाएगा, इसके लिए 713। इस टाइप से लगाया गया है इस क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, किसे लेके चलेंगे, शेषफल को 713 को लेके, सॉरी इसके बाद इसको लेके चलेंगे 1656 को। अब भागफल आपका हो जाएगा 713 गुणे फिर 2 बार में जाएगा, शेषफल 230 बच गया। ध्यान देंगे बचा हुआ है। फिर 713 लेके चलेंगे। अब भाग देना होगा 230 से कितनी बार में, 3 बार में। तो बचेगा कितना 690। सॉरी 3 बार में लेगा 23 बचेगा। अब हमें 230 में भाग देना होगा 23 से, और जान रहे हैं 10 बार में भाग देंगे तो शेषफल कुछ बचने ही वाला नहीं है। तो क्लियर हो गया, 230 इज इक्वल टू 230 मिल गया। तो कितने कौन से लाइन में मिला, यहाँ मिला ना। तो हमारा जो एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय से ज्ञात होता है वो है 23।
कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पहले चैप्टर में बनेंगे। यही यूक्लिड के विभाजन का प्रमेय है, भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ध्यान देंगे कैसे चलता है। पहले तो जो क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ रहेगी, छोटी संख्या यहाँ रहेगी। अब इसमें उस संख्या का गुणा करना है, या तो ये इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम रहे। तो 2 का किए तो बचा कितना, 713। फिर हमें क्या करना है, इसको उठा के यहाँ लाना है और 713 से इसमें भाग देना है। अब देखिए 2 बार में दिए तो जो भी आया हो बच कितना गया, 230। फिर हमने 713 को बाहर किया और 230 से भाग दे दिया कि 23 शेषफल बचा। फिर 230 को हमने भाग दिया और 23 से भाग दिए तो 10 बार में चला गया, मतलब शेषफल नहीं बचा। तो जब शेषफल की कंडीशन 0 हो जाए, यूक्लिड विभाजन में जब शेषफल नहीं मिलता है तो उसके समय जो संख्या हमारे पास भाजक के रूप में होती है वही हमारा HCF कहलाती है। आइए पहले चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 1.1 का पहला सवाल हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है 135 और 225 को का HCF जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों में हम ये देखेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है, 135 एंड 225। तो जाहिर सी बात है 225 बड़ी है। तो हमने बताया था कि आपको क्या लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही तो यूक्लिड विभाजन भाई साहब कहे थे कि हमको इसी पे सवाल लगानी है। तो देखिए भाज्य हमेशा बड़ा होता है, 225 इज इक्वल टू भाजक हमारा 135। अब देखिए 135 में कौन सी ऐसी संख्या का मल्टीपल कर दिया जाए तो 225 आ जाए या इससे कम आए। तो जाहिर सी बात है 135 में जब 2 का आप गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो 270 इससे ज़्यादा है तो एक बार में ले चलते हैं। 135 जब इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बाकी रह जाएगा, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप 90 बाकी रह गया भाई साहब। अब चलिए 135 को उठा के बाहर लाइए, लाए, यही तो कहे थे। और भाग किससे देना रहेगा, 90। 9 दूना 18, फिर ज़्यादा हो जा रहा है, एक ही बार में ले जाइए। तो कितना शेष बचेगा, 135 में से अगर 90 निकाल देते हैं तो दिख रहा होगा 45 बच जाएगा। फिर 90 को उठा के बाहर लाइए, 45 में शायद 2 का गुणा करेंगे तो 90 हो ही जाता है। शेषफल 0। लीजिए HCF कितना मिल गया बच्चों, हमारा 45। यही क्या है, आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बच्चों इसमें 2 और क्वेश्चन है, इसी तरह से आप लगा लेंगे। 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 जो है ये एक विषम संख्या का प्ररूप है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर पता है, -1 -2 -3 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। और इंटीजर के अंतर्गत ये कुछ चीज़ें अलग आती हैं, निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 0। तो ध्यान देंगे, हमें पूर्णांक कहा तो q = 1 2 3 लेके चलिए ज़रा। q = 1 रखने पर तो 6q + 1 की अगर बात करते हैं, 6 × 1 + 1 6 + 1 यानी 7। 7 एक विषम संख्या है। चलिए इसी तरह से अगला क्या है, 6q + 3 = 6 × 1 + 3, 6 + 3 = 9। ये भी एक विषम संख्या है। 6q + 5 = 6 × 1 + 5 = 6 + 5 = 11। ये भी एक विषम संख्या है। तो ध्यान दे रहे हैं कि हमने जो भी माना था उस पे जब हम मान रखे तो सारे के सारे विषम प्राप्त हुए। q = 1 पर चले थे, अब q = 2 पर चलिए। 6q + 1 6 × 2 + 1 12 + 1 = 13। विषम संख्या भाई साहब, कोई दिक्कत है। 6q +
3, 6 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, विषम संख्या। इसी तरह 6 क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, विषम संख्या। तो इसके नीचे लिख देंगे ये हाँ या अतः लिखेंगे। अतः हमने क्या देखा कि हर बार जो मान रख रहे हैं विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो क्यू 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 विषम संख्या का रूप है। क्लियर है? इस तरह से इसको लिखते हुए चलेंगे और ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक बार किताब में ध्यान भी देते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहा है किसी परेड में 612 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। मार्च का मतलब परेड की बात करना है। 616 सेना के जवान हैं, 32 समूह बनानी है। मतलब सीधी सी बात है, वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जिसमें ये लोग कड़बक 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 परेड कर सकें। तो चलिए क्या है, हमको पता ही है कि इसको यूक्लिड विभाजन से लगाना है, मौसा निकालना है। तो 616 की बात करें तो 616 बड़ा है 32 से, तो 616 इज इक्वल टू 32। वही नियम लगाते हैं ना भाई, सब बता रखे हुए हैं कि भाजक बराबर भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी के नियम के तहत हम चलेंगे। तो अब हम ध्यान देंगे कि कितने बार में ले जाएं। तो अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए इसमें गुणा कितने का करेंगे, 19 का। तो शेषफल बच जाएगा 8। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी संख्या है तो इसका एक रफ काम आप कर लेंगे, क्योंकि इतना काम तो आपको याद तो होगा नहीं। तो रफ काम कर लीजिए, 32 से भाग दीजिए 616 में। तो 32 गुना 64 होता है। तो एक बार में ले जाइए भाई साहब, एक बार में ले गए तो 32। अब यहाँ देखिए 1 से 2 जाएगा, एक हासिल ले लेंगे। तो 11 में से यदि आप 2 घटा देते हैं तो 9 बचेगा। और यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 6। अब 32 से ये कितने बार में ले जाएं, कोशिश कीजिए। 3 9 27, 9 बार में कोशिश करते हैं ले जाने की। 32 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 18 27 और 1 28। जाहिर सी बात इससे कम आ रहा है, 9 बार में ले जाइए 288। 16 में से 8 घटा दीजिए, 8 बचेगा, ये कट गया। तो अब ध्यान दीजिए हमने क्या किया, 32 में डायरेक्ट 19 का गुणा किया और शेषफल कितना बचा हुआ है, 8। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आपको पता ही होगा कि अब हम 32 को भाग देंगे। सॉरी ये चल नहीं रहा है। 32 को भाग देंगे 8 से, कि 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 32 आ जाए। 8 चौक 32, मतलब शेषफल तो 0 हो गया। तो ये 32 इज इक्वल टू 32 मिल गया। चीज़ें बराबर हो गई। कितने बार, 8 है ना। तो इसका HCF आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 8 मिल जाएगा। मतलब 8 समूह ऐसा होगा जिसके पीछे वे चलेंगे। तो यहीं पे आपका जो है पहला लेसन में 2 क्वेश्चन और बचता है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसे आप करिए। नहीं समझ में आता है नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले चैप्टर पे, देखते हैं उसमें से भी कुछ सवाल। आइए बच्चों एक्सरसाइज 1.2 में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड करो, दूसरा कह रहा है जांच करो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। इस फार्मूले को हमने आपको बताया था, क्लियर है। तो इस फार्मूले पे आज सवाल भी देख लेते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड जान लेते हैं। देखिए सब में से एक एक 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सभी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो चलिए पहले हम काम करते हैं, 140 का जो है गुणनखंड करना शुरू करते हैं। 140
अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से कटना शुरू हो जाती हैं। ये सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो 2 से काटिए, 2 सते 14, 0 का उतार दीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 इधर आया, 2 पचे 10। अब लास्ट में 5 आ गया, मतलब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काटिए, 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो अब ध्यान देने वाली बात, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 × 2 × 5 × 7। बस यही है आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 156, लास्ट में 6 है, यानी इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल होगा तो 7 14 इधर आ गया, 8 बार में 16 कट गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 3 9। अब देखिए कितने बार में जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब सीधे 13 से ही जाएगा, क्योंकि 13 और किसी पहाड़े में आते ही नहीं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन और आपके पहले ही में बचते हैं, उसको आप होमवर्क कर लेंगे। दूसरी संख्या में देखिए कह रहा था कि निम्नलिखित की जांच करो एलसीएम और एचसीएफ में। मतलब सीधी सी बात है, दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा गुणे मौसा के बराबर होता है। यहाँ आपसे ये नहीं कहा है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना है, जब कहेगा तभी लगाना है। तो आपके पास लसा निकालने का तरीका था, तो पहले आप लसा ऐसे लिखिए, एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम निकालेंगे सॉरी 91, इसको हम काटने 26 है, 2 से काटेंगे 91, फिर 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा। अब देखिए ये कोई ऐसी संख्या ही नहीं जिससे ये कटे। अब 7 से काटिए तो ये कटेगा नहीं, और ये 13 बार में कट गया, फिर 13 से काट दीजिए तो 1 और 1। तो इसका एलसीएम आ गया 2 × 7 × 13। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो जो आएगा वो, तो देखिए इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो 182 फाइंड हो गया। तो एलसीएम हमने निकाल लिया। अब चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ आपको निकालने के बहुत से मेथड हैं, जिससे मर्जी उससे निकाल लीजिए। हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो हमें बताया गया कि 26 से आप 91 में भाग दे दीजिए। तो आइए एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ 26 से 3 बार में ले जाएंगे तो 78। अब 11 में से अगर आप 8 घटा देते हैं तो 11 में से 8 घटाने के बाद आपके पास बचेगा 3 और यहाँ बच गया 1। अब ये 26 2 बार में चला गया, कट गया। यानी आपको एचसीएफ क्या मिला है, 13 मिला है। अब कह रहा है दिखाइए या जांच करो पहली संख्या। तो पहली संख्या आपकी कितनी थी भाई साहब, 26। दूसरी संख्या जो हमारे पास है वो 91 है। तो अब ये कह रहा है जांच करिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा। तो चलिए भाई लिख लीजिए 26 × 91 = 182 × 13। अब इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 26 का 91 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 2366 आएगा। 2366 आएगा। कैसे आएगा यहाँ देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। 91 का 26 से मल्टीप्लाई, 6 6 9 54 लिख दिए, 2 और 9 दूना 18 जोड़ दीजिए, 6 6 और 8 5 13 3 हासिल 1 और 2 आया हुआ है, कोई दिक्कत है। अब इसी तरह 182 का 13 में गुणा कर दें, 3 दूना 6 8 3 24 4 हासिल 2 3 1 3 2 5 2 8 1 6 6 5 13 3 हासिल 1 और 2। तो दिखा आपको कि ये जांच सही है, मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएम भी सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ लगा सकते हैं। तो आइए बच्चों
1.2 वाले एक्सरसाइज में आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। अब ये क्या विपथ है? देखिए कोई विपथ नहीं है, बहुत आसान है, गुणनखंड करना हमने आपको बता रखा है। चलिए कुछ इसी प्रकार से करेंगे क्या? बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। इंटू 3 ये हो गया। अब चलिए 15 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बता रखा था कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वही 2 से डिविजिबल होती हैं, बाकी कोई संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो 3 से डिविजिबल हो जाएंगी ये 5 टाइम्स एंड 5 1, ये हो गया 3 इंटू 5। अब 21 की बात की जाए तो 3 से 7 टाइम्स और इन 1, क्लियर हो गया। तो इसका हो गया 3 इंटू 7। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में वो संख्याएं भी लिखी जाएंगी जो कॉमन हैं और जो कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 2 इसके पास है और किसी के पास नहीं है, तो भाई साहब 2 लिख लीजिए। फिर 2 है इसके पास और किसी के पास नहीं है, फिर से 2 लिख लीजिए। 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, वो भी लिख लीजिए। 5 इसके पास है, लिख लीजिए, एंड 7 इसके पास है, लिख लीजिए। तो ये आपका जो प्राप्त हुआ वो एलसीएम या लॉसा है। इसको इंटू मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60 और ये टोटल 420। अब आता है एचसीएफ की बात कर रहा है, कह रहा है एचसीएफ हो, इसी से ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए देखिए एचसीएफ की बात क्या करते हैं। एचसीएफ में केवल वो संख्याएं लेंगे जो कॉमन है। तीनों में यही तो कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो 3, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमें प्राप्त होगा वो 3 होगा, एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 420 होगा। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन और उसमें हैं, वो लगा लेंगे। आइए चलते हैं चैप्टर के आखिरी पड़ाव की तरफ, जहां हमें पढ़ना है शांत तथा अशांत दशमलव। तो हम बात कर रहे थे अपने आज के लास्ट टॉपिक 5वें टॉपिक के बारे में। 5वां टॉपिक कहता है शांत तथा अशांत दशमलव। बस देखिए, बस आपको इतना ही जानना है, कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। यदि कोई संख्या हमारे पास p/q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सीधी सी बात है परिमेय संख्या की बात की जा रही है और परिमेय की नहीं। अगर ये इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, p को q से डिवाइड करते हैं, तो ये डेसिमल के बाद किसी एक विशेष अंक के बाद पूर्ण रूप से, दशमलव के बाद पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाए यानी भाज्य हो जाए, तो वो शांत दशमलव कहलाता है। और यही काम फिर वही p/q, जहाँ q 0 ना हो, भाग देना शुरू करें और भाग दशमलव के बाद डिविजिबल ही ना हो, कोई एक संख्या रिपीट होते चली जाए। अब मान लीजिए कोई संख्या में आप भाग देना शुरू किए तो 1.33333333333 आता गया, तो कहाँ तक देंगे? कॉपी के बाहर चले जाएंगे क्या? नहीं। तो उस तरह के जब कंडीशन बन जाएगी तो आप उसको अशांत दशमलव कहेंगे। देखिए एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल लिए। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉरी, इसको 5/2 कीजिए। 2 से 5 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 2 बचे 10। हमें क्या दिख रहा है? दशमलव के बाद एक अंक यानी पूर्ण रूप से डिविजिबल है। 2.5 टाइम्स में 5 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। अब यहीं इसको देख लीजिए जरा, तो एक बार में ले गए, 3 बच गया, दशमलव लगाए, 0 है। 4 बार में ले गए, 28 हो गया, फिर 2, फिर 0, 2 बार में ले गए, 14, फिर 6 बचा, 0, फिर 4 बच गया, फिर 0, फिर 5 बार में ले जाएंगे तो 35, फिर 5 बच गया, फिर 0, फिर 7 बार में ले जाएंगे तो 49, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर देखिए 7, एक बार में ले जाएंगे 7। तो आपने देखिए 50 से 49 जब घटाएंगे तो 1, अब फिर डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ गया। अब आप देखेंगे कि फिर एक बार में ले जाएंगे तो 7 टाइम्स, तो ये हो गया आपका फिर से 3। तो आप देखेंगे कि ये वाली संख्या फिर यहाँ रिपीट होनी शुरू हो गई।
तो मतलब क्या है, ये संख्या बार बार आपकी रिपीट होती रहेगी और बार लगातार आता जाएगा। तो इस तरह की जब कंडीशन बनेगी तो ये कहलाएगा अशांत दशमलव। इसी पे आपके 1.4 चैप्टर पूरी तरह से आधारित हैं। इसको लगा लेंगे, 2 क्वेश्चन हमने बता दिए, बाकी आपका पूरा होमवर्क होगा। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया। धन्यवाद।